अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। नाज़रीन, प्रोग्राम के टॉपिक्स के हवाले से तो हम यकीनी तौर पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सऊदी अरब में, खलीजी ममालिक में, इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका की कुछ रियासतों में जहां पर ईद मनाई जा रही है आज, इसी तरह से कनाडा के भी कुछ शहरों में आज ईद मनाई जा रही है। वहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों और पाकिस्तानियों को हम कहेंगे बहुत बहुत ईद मुबारक, और साथ ही साथ हम उन्हें ये कहेंगे कि अगर आप अपनी ईद की खुशियाँ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने पैगाम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम में बराह रास्त शिरकत कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स अब से कुछ देर में स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम में शिरकत कीजिए, अपने पैगामात दीजिए। एक दफ़ा फिर से आपको दुनिया न्यूज़ की जानिब से और ख़बर यह है कि पूरी टीम की जानिब से और ख़ास तौर पर मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अब बात करते हैं कि आज हम प्रोग्राम में किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक दफ़ा फिर से कशीदगी देखने में आ रही है, और उसकी वजह यह है कि भारत ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने उसके 5 फौजियों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान ने दूसरी जानिब इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर तस्दीद कर दी है। इस वाक़े के बाद कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो ये कि भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस के हामियों ने हमला कर दिया, धावा बोल दिया और वहाँ पर शदीद नुकसान भी पहुँचाया। इस सूरत हाल पर कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है और पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। नाज़रीन, इन वाक़यात का पस मंज़र क्या है, इन वाक़यात के असरात क्या होने जा रहे हैं, इस पर आज हम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस जो दरपेश हैं वो इंतहाई संगीन होते चले जा रहे हैं, और अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ख़ास तौर पर ईद उल फितर जो कि कल या परसों हो सकती है, उस पर थ्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से हुकूमत भी कोई तैयारी कर रही है या नहीं, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इस पर आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे और अपने मुख्तलिफ नुमाइंदों से भी इस सिलसिले में सूरत हाल जानेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सईद काजी साहब, और इसी तरह से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ़ क्लासरा साहब। तो इन दोनों हजरात से यकीनी तौर पर हम इन दोनों जो अहम हमारी आज की स्टोरीज़ हैं इन पर बात करेंगे। पहले मैं जानूंगी सईद काजी साहब से कि उनके पास आज हमारे लिए क्या स्टोरीज़ हैं। काजी साहब, एक तो बड़ी छोटी सी, बड़ी बज़ाहिर बेज़रर सी खबर है, मगर इतनी शायद बेज़रर भी नहीं है कि एक MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, 2 दिन पहले एक गैस थेफ्ट के हवाले से जो गैस कंपनी है उन्होंने निशानदेही की थी, उन पर मुकदमा दर्ज करने से पुलिस इनकार कर रही है। मुस्लिम लीग नून के MNA बताए जा रहे हैं। इस पे बात करेंगे ज़रा, ये क्या जमहूरियत का हुस्न है। और इसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून ने एक दिया है कि जो PSM पाकिस्तान स्टील मिल्स है, इसमें वो दोबारा से तफ्तीश करें, जो बड़ी ज़रूरी और बड़ी अहम और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मगर हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें केसेस थे और पिछली हुकूमत ने कमाल अपनी जो है वो हुनरमंदी से किसी केस का कोई नतीजा नहीं निकलने दिया। खालिद मोइन आफ्ताब पे केस था, तो क्या ये भी आप करेंगे या सिर्फ हमें जल्दी है इनको प्राइवेटाइज करने की, तो ये इस पर भी बात करेंगे। और कल जो खबरें हमारी कुछ रह गई थी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हो रही है ट्यूनिस में और ख़ास तौर पे मिस्र में, जहाँ पे अब जो जनरल सीसी अल फतेह हैं उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ सदर जमाल अब्दुल नासिर की तस्वीर लगा के तो पोस्टर लग रहे हैं। ये क्या तब्दीली है, इन पे बात करें। ठीक हो गया। क्लासरा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आज आपके पास क्या अहम स्टोरीज हैं? समीना, आज जो अहम स्टोरी एक एक्सक्लूसिव करेंगे वो ये है कि जॉन कैरी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और पाकिस्तान ने एक दफ़ा जो इनकी यहाँ पे मुज़ाकरात हुए हैं और जो मेरे सोर्सेज ने मुझे कंफर्म भी किया है, तो पाकिस्तान ने इससे अमेरिका से कहा कि जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा आपने ये भारत के साथ किया था जॉर्ज बुश के दौर में, वो हमारे साथ भी किया जाए। ये पहले भी पाकिस्तान ये इशू रेज़ करता रहा है कि आप करें, तो इस दफ़ा फिर एक दफ़ा इशू इस पर उठाया गया है। हम आपको ये डिटेल देंगे इनसाइड स्टोरी के अमेरिकन ने पाकिस्तान को इस पर क्या जवाब दिया कि हम आपके साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा करने को तैयार हैं या नहीं है, इसकी इनसाइड आपको स्टोरी बताएंगे। और दूसरी काश साहब ने एक स्टोरी यहाँ पे डिस्कस की थी, स्कैंडल, एक नया स्कैंडल ये सामने आया 1.8 बिलियन रुपीज़ का ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में। इस्लामाबाद के बड़े एक अच्छे रिपोर्टर हैं मुश्ताक घुमन, आज उन्होंने इस पर एक बहुत बड़ी एक फॉलो अप स्टोरी अपने अखबार के लिए फाइल की। तो मुश्ताक घुमन से भी हम बात करेंगे कि इसमें जो फर्दर फ्रॉड हुए हैं और किस किस तरीके से फ्रॉड किया गया, उसकी डिटेल्स भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये दोनों यकीनी तौर पर अहम स्टोरीज, इन पर हम बात करेंगे क्लासर साहब, लेकिन पहले जो हमारी मेन स्टोरी है उस पर हम बात करेंगे। आज आप ही से आगाज़ करती हूँ।
हमने कल जिक्र किया था पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, और आपने कहा था कि ये अच्छी अप्रोच है इसमें मियां नवाज शरीफ की, अगर वो ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही ये भी थ्रेट्स हैं कि दोनों जानिब से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े, अमन हो। ये अब बताइए कि बात अब किस तरफ को जाता देख रहे हैं आप सूरत हाल को, इसलिए कि अब तो दोनों जानिब से ही कशीदगी बढ़ गई। समीना, ये मैडनिंग, ये एटीट्यूड जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और हम देखते आ रहे हैं 65 ईयर ये वक्त गुजरे, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। मैं स्टार्ट करूंगा कुछ अच्छी चीज़ों से, ताकि थोड़ा सा इसका जो वहाँ पे एक हमें वहाँ पे हिस्टीरिया नज़र आ रहा है, भारत में आ रहा है, और शुक्र है पाकिस्तान में उसका उस तरह का मैचिंग रिस्पांस नहीं है, और मेरा ख्याल है होना भी नहीं चाहिए। कि ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल देखने में आ रहा है रिसेंट हिस्ट्री में कि कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अटैक किया पाकिस्तानी हाई कमीशन पे। माजी में हम देखते थे वो बीजेपी के लोग थे, वो पुतले जलाते थे, टायर जलाते थे, वो जाते थे हाई कमीशन के बाहर नारे लगाते थे या मार धाड़ करते थे, वट एवर जो भी होते थे। तो कांग्रेस को हमेशा एक लिबरल सेकुलर पार्टी समझा जाता है, जो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात के लिए एक हमें जो एक तरह का मैसेज आता था कि इंडियन कांग्रेस जो है वो ज़्यादा पैशनेट है, ज़्यादा वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, और बीजेपी जो है वो ज़्यादा उनकी हार्ड लाइन है। वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ट्रेंड हमें वहाँ पे एक तरह का रिवर्स होते नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो, और मेरा कहने का मतलब ये कि बीजेपी इस दफ़ा या उसने आके अटैक नहीं किया, कांग्रेस ने किया, जो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इवन कांग्रेस के जो हामी हैं पाकिस्तान में हैं, जो समझते हैं कि कांग्रेस एक सेकुलर और लिबरल पार्टी है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है, उनके लिए मेरा ख्याल है एक थोड़ा सेटबैक होगा। प्लस इंडिया में जो एक सेकुलर एलिमेंट है जो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात का हामी, उनके लिए भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी इसमें डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो दूर रहे हैं इस हमले से, एक तो मेरा ख्याल है बेहतर चीज़ जो मुझे उसमें नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया, जिस पर उनके पार्लियामेंट में भी अच्छा खासा हंगामा है, कि वो कहते हैं पाकिस्तानी ये फौजी वर्दी में लोग थे, पाकिस्तानी फौज नहीं थे ऐसा सच। सो ये हमें भी स्टेट लेवल पे जो इस तरह के बयान आते हैं हमें उनको सीरियसली लेना चाहिए, उनको ज़्यादा हमें आके तकवीत देनी चाहिए। एक तो ये दो चीज़ें इसमें मेरा ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो बैगेज ऑफ द पास्ट है इतना खौफनाक है, जो हमें एक बॉर्डर पे एक गोली चल जाए, हमारे लीडर चाहे बोथ साइड्स पे कितने ही इंसेंटिव क्यों ना ले लें, ये CBM यहाँ पे कर लें, विजिट्स कर लें, मुलाकातें कर लें, इनकी जहाँ सेक्रेटरी लेवल से टॉक्स इनकी शुरू होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हो जाएं, इवन इनकी समिट्स हो जाएं, प्रेसिडेंट्स की मुलाकातें हों या प्राइम मिनिस्टर्स की हों, एक गोली चलने की बात है बॉर्डर पे, तमाम और सारी की सारी सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन है। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी एक अजीब और एक डेंजरस सिचुएशन है। शामिल करते हैं इस गुफ्तगू में। काजी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, एक तो जिस तरह से सारा एक पस मंजर बयान के क्लासेस साहब ने, आपको क्या लगता है सारे पस मंजर में जो मकसद है वो यही है कि जो पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म की मुलाकात या फिर वज़ीर ख़ारजा लेवल्स की मुलाकात के हवाले से बातचीत की जा रही थी उसको सबूताज किया जाए? एक तो मैं जो राय मेरी है कि ये अजीब हमारा एक ताल्लुक़ है इस अपने नेबर से, ना तो हम दामन छुड़ा सकते हैं, ना मिल सकते हैं, ना जुड़ सकते हैं, ना टूट, यानी जो लड़ाई का जो सिलसिला है, ना दोस्ती अफोर्ड कर सकते हैं, ना दुश्मनी अफोर्ड कर सकते हैं। दुश्मनी क्या अफोर्ड करेंगे? दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना उनके पास है ना हमारे पास है। अगर खुदा न खास्ता कहीं ये बम फेंक भी दिया जाए तो कोई एक मुल्क, दोनों मुल्क नहीं बचते। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि जो मैं खास तौर पे बात कलासर साहब कल आपने भी देखा होगा, जिस तरह इंडियन मीडिया डिमोनाइज कर रहा था, मैं कल एक दो चैनल मैंने उनके देखे, जैसे दुनिया में इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। इस वक्त दुनिया की 20% आबादी है इंडिया में और 40% गुर्बत है। इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि दोनों अलायंसेज में से कोई भी क्लियर मेजॉरिटी लेके नहीं आ रहा, बीजेपी वाला भी और ये जो अब रूलिंग है, अब नरेंद्र मोदी के साथ वो लेके आ रहे हैं। और गुजरात के मैं कल फिगर्स देख रहा था जिसे बड़ा टाउट करते हैं ये, गुजरात के जो 4 साल से छोटे या 4 साल के 80% बच्चे हैं वो शदीद भूख की किल्लत का शिकार है। 60% जो उनकी माएँ हैं हामला वो खून की कमी का शिकार हैं। इतने बड़े मेहमत इशूज हैं वहाँ पे। और वो गुर्बत का खात्मा, उन्होंने जो मैंने कल आप फिगर दिया था कि वो कहते हैं कि शहरों में जो 34 रुपए कमाता है दिन में और गांव में जो 27 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। 83 करोड़ उनके प्रॉब्लम्स और हैं और मीडिया उनका क्या किस तरफ जा रहा है? उनकी रूलिंग क्लास ये करती है, रूलिंग क्लास का। इधर भी ये भी मसला है हमारा। बहुत बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है दोनों तरफ जो हैं कि जो शुरू हो जाते हैं, जो लड़ाई होगी या पता नहीं क्या हो गया। एक लार्जर देन लाइफ, ये यकीनी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हम एक फौरन से ब्रेक पर जाना नाज़रीन, उसके बाद वापस आते हैं तो इसी इशू पर कुछ मजीद बात करेंगे, कुछ और पहलू भी इसके देखेंगे। हमारे साथ
वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही थी पाक भारत कशीदगी के हवाले से। यहाँ पर बहुत से अहम पहलू हम चाह रहे हैं कि डिस्कस हो जाएं। मैं बात करूंगी अब क्लास्टर साहब से। क्लास्टर साहब, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस की जानिब से ऐसा एटीट्यूड पहले नहीं देखा गया है, ये भी एक तासुर उभर रहा है कि चूंकि आम इंतखाबात इंडिया में अब होने वाले हैं तो कांग्रेस शायद उसमें कुछ माइलेज लेना चाहती है। इस वजह से भी जाहिर है कि वो एक, जैसा कि हमेशा से वतीरा रहा है कि अगर पाकिस्तान को ज़रा नेगेटिविटी उसकी तरफ रखी जाएगी तो लोग ज़्यादा खुश होंगे और शायद ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो ये भी कोई जहन में तासुर हो सकता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मेरा ख्याल है कि इसकी रूट्स जो हैं बिल्कुल यहीं से मिलते हैं। जैसे काजी साहब ने भी कहा कि वहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जो हैं उनका एक उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इवन उनको यूरोपियन जो वहाँ पे स्टाफ है, जो डिप्लोमेट्स है, वो भी उनसे मिलने के लिए गुजरात आ जा रहे हैं। तो हो सकता है, मुमकिन है कि कांग्रेस ने भी उसी पिच पे जाके खेलने का फैसला किया कि जब तक पाकिस्तान के खिलाफ हार नहीं ली जाए, जो मुसलमान है वहाँ पे उनको थोड़ा सा वहाँ पे दबाया जाए तो शायद वो जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो आपको वोट दे। और यही काम इससे पहले हमने देखा बीजेपी ने किया है। उनका राइज भी इसी वजह से वो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी रखी और फिर उन्होंने एंटी मुस्लिम पॉलिसी रखी वहाँ पे। और शायद कांग्रेस मेरा ख्याल है दीवार के साथ लगने के बाद तो ये उनके पास यही ऑप्शन रह गया कि वो भी जाके इसी को इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के खिलाफ हेट्रेड है या पाकिस्तान के खिलाफ आप जाके इस तरह के अटैक्स करें। एक तो ये चीज़ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप के हवाले से। काजी साहब ने जैसे कहा कि लव एंड हेट वाला हमारा इनके साथ रिलेशनशिप है, ना इनके बगैर रह सकते हैं तो ना इनके साथ रह सकते वाला हिसाब है। और सेम मेरा ख्याल इंडियंस भी हमारे बारे में यही आके महसूस करते होंगे। यहाँ पे कल एक इन मुलाकात की थी जब फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीर जो हैं वो मुश्तरका तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिले। और फ्रांस और जर्मनी की मेरा ख्याल अगर हमारी नई नस्ल को पता हो, ये काजी साहब को तो बिल्कुल पता होगा कि कितनी बड़ी इन्होंने यहाँ पे जंगें लड़ी हैं और कितनी हमारा ब्लड शेड हुआ है इनका, ये जर्मन का और फ्रांस का। उनके एम्बेसडर की कल एक टॉक शो में गुफ्तगू हुई है हमारे लोकल होस्ट से, जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि पाकिस्तान और भारत कैसे जर्मनी और फ्रांस से सीख सकते हैं। मसलन उन्होंने कहा कि फ्रांस और जर्मनी की 200 साल तक लड़ाई हुई है, रिवर ऑफ राइन है वहाँ पे, उस पर 200 साल तक वो लड़े हैं दोनों। 3 जंगें लड़ी हैं, लाखों लोग उन्होंने एक दूसरे के मारे हैं। लेकिन उनका 1963 में उन्होंने ट्रीटी किया, उस वक्त डिगाल थे, ये प्रेसिडेंट थे इसके, ये फ्रांस के, और यहाँ पे जर्मन एक चांसलर थे। उन दोनों लीडर्स ने कहा कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, काफ़ी हो गया। कन्फ्लिक्ट को उन्होंने डेवलपमेंट में आके उन्होंने वो कन्वर्ट किया। आज फ्रांस और जर्मनी से बेहतर बिजनेस पार्टनर ही नहीं है दुनिया में, जिन्होंने 3 जंगें लड़ी हैं, 200 साल तक एक रिवर पे उनकी जंग लड़ी है। अब वो ये कहते हैं जो वहाँ पे एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है यूरोप में, जिससे वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया सीख सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि हम सीख सकते हैं। उनका डीएनए डिफरेंट है और हमारा बड़ा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि एक यूरोप में एक नई तहरीक चल रही है कि मुश्तरका हिस्ट्री लिखी जाए। अब तक तो ये था ना कि आपके दुश्मन हैं, आप अपनी हिस्ट्री लिखेंगे, आपका दुश्मन अपनी हिस्ट्री लिखेगा, आपके अपने हीरोज हैं, उनके अपने विलन हैं, और दोनों मुल्कों में मार धाड़ चलती रहेगी। वो अपनी हिस्ट्री लिखते रहेंगे, हम अपने लिखते रहेंगे। अब यूरोप में एक नया कंसेप्ट है कि आपको मुश्तरका हिस्ट्री लिखनी चाहिए और दोनों मुल्कों के बैठेंगे, लोग बैठेंगे, हिस्टोरियन बैठेंगे, वो बैठ के जहाँ पे कॉमनैलिटीज हैं, जो कॉमनैलिटीज हैं वो उसको लिखेंगे। मेरा ख्याल ये तजवीज़ देने में हर्ज नहीं है कि अगर पाकिस्तान इंडिया फ्रांस और जर्मनी के मॉडल को लेकर आकर चलें वो। अच्छा, अब ये यूरोप के भी हमें किस दिन इस पे भी रखेंगे। यूरोप इस वक्त कहाँ खड़ा है, जो यूनिफिकेशन हुई थी और अब शायद ये टूटता हुआ भी हमें नजर आता है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो लोग हैं, ये जो हमारी, अब अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, इंतहाई करप्ट गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, खौफनाक करप्शन है इंडिया में, अगर आप इंटरनेशनल फिगर्स भी देख लें। और उसके बाद डिलीवर उन्होंने बिल्कुल ब्रेक लेनी है पड़ी है फौरी तौर पर माजरत के साथ। काजी साहब यही से बात का आगाज करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं फजल साहब न्यूयॉर्क से। जी फजल साहब, काफी देर आपको इंतजार करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मेरी तरफ से काजी साहब को, आपको और क्लासवा साहब को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारी तो ईद इंशाल्लाह आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया जी। मैं और मेरी वाइफ आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन रोज कॉल करने की कोशिश करते ही नहीं मेरा, लेकिन अच्छा है कि ईद वाले दिन मिल गया। बहुत शुक्रिया जी आपकी पसंद कर। और इसके अलावा कोई मैसेज तो नहीं देना चाहते, कोई सवाल करना चाहें? जी, मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ईद मुबारक। ठीक है। मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप 2-3 दिन से हर टीवी चैनल पे जी
इंडिया की जो सिचुएशन है उससे बात करें, बल्कि आज आपके चैनल पे बहुत ज्यादा ये बात हो रही थी कि जी इंडियन मीडिया जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है इस सिचुएशन को। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑन द सेम चैनल, बल्कि और भी जो आपका भी चैनल, दूसरे चैनल पे आपने वन वे ट्रैफिक रखी हुई है, आप लोग वैसा क्यों नहीं कर रहे? आप तो इंडियन एक्टर, इंडियन मूवी को भी इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि आपकी अपनी मूवी है। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ ठीक है, यानी आपका कहना ये कि इज्तिमाई तौर पर जो हमारा रवैया उसमें भी फिर उसी हिसाब से चेंज आना चाहिए, अगर ऐसी बात है। शुक्रिया आपका फजल साहब, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो उन्होंने बात की, आपने सुन रहे होंगे बाब साहब, हमें फजल बाब साहब, देखिए हम आई थिंक वी आर, हम उनके कल्चर को भी दिखा रहे हैं, कुछ लोगों को ये बात पसंद है, नापसंद है, मगर आई थिंक वी हैव अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच। मैं जो एक टीवी देख रहा था, ऐसे लगता था कोई हिरोशिमा पे आज बम गिर गया है, और हालांकि इससे बड़े बम गिरे हुए हैं उनके मुल्क में। जिस तरह हम अर्ज कर रहे थे कि एक करप्ट गवर्नमेंट है, उन्हें समझ नहीं आ रही, नया अलायंस नहीं बन रहा, इस वक्त इंतहाई अनपॉपुलर है उनका जो प्राइम मिनिस्टर, ये जो आए थे जिनके बड़े लंबे लंबे रिज्यूमे हमें बताए जा रहे हैं। हमारे यहाँ बेशुमार मसले हैं, गुर्बत है, यानी एक सारा हम शक्ल इधर, जैसे वो लाइन ऑफ कंट्रोल आपका मेन फोकस हो गया, इधर उधर सब बाकी ठीक चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये मैडनेस है जो हमारी साइड पे भी नहीं होनी चाहिए। मैं भी इसमें करना चाहूंगी ऐड, वो ये कि आपने मीडिया की बात की थी, साहब ने भी मीडिया का जिक्र किया कि जो इंडियन मीडिया है वो बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट कर रहा है और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। ये भी एक तासुर है कि शायद इंडियन मीडिया जो है वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर है। तो क्या इससे ये तासुर लिया जाए कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों? नहीं, वहाँ पे ना अजीब व गरीब कुछ आर्जे लाहक है वहाँ की मिडिल क्लास को। एक तो वो अपने आप को सुपर पावर वगैरह टाइप चीज समझते हैं, वरना जो मैंने उनके फिगर्स दिए हैं, आई थिंक दे शुड बी एंड वी ऑल शुड बी अशेम्ड ऑफ आवर फिगर्स। वी हैव नथिंग टू सेलिब्रेट, नीदर आई नॉर देम। हमें और उनके पास कुछ सेलिब्रेट, जहां पे 83 करोड़ लोग जिस मुल्क में, और यहाँ पे 70-80% लोग जिस गुर्बत और जिल्लत का शिकार हमने कर रखे हैं, और ऊपर आ जाते हैं जी हम वो बड़ी बर्बादी होगी। तो मेरे ख्याल में ये सारा जो है ना, देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं नाजरीन। और हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी चैलेंजेस तो पाकिस्तान को इंतहाई संगीन इस वक्त दरपेश हैं, और अब ईद का मौका भी है, जाहिर है कि नमाज ईद के इज्तिमात भी होंगे। इस हवाले से क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे मुल्क भर में, मुख्तलिफ शहरों में बात करेंगे। हमारे साथ इमरान बुखारी पेशावर से मौजूद हैं, मेरे ख्याल से अभी हमारे साथ उनका राब्ता बहाल नहीं हुआ है, कोशिश करेंगे उनसे राब्ता कर सकें और इस बारे में जान सकें। काजी साहब, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है। इस्लामाबाद से चौधरी सगीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। चौधरी सगीर, बताएगा कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में क्या खुसूसी अरेंजमेंट्स दिखाई दे रहे हैं नमाज ईद के इज्तिमात के लिए? जी, कोई एक हफ्ते से इस्लामाबाद में तो सिक्योरिटी वैसे ही हाईलाइट की गई है, और ईद पर तो खुसूसी के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया है। कल डॉक्टर रिजवान जो नए SSP तैनात हुए हैं, तो उसमें 2500 एहलकार जो हैं वो ईद पर मामूर होंगे मुख्तलिफ मसाजिद में। 515 मसाजिद है, यहाँ पर ये कहा गया है कि नमाज ईद जो है वो अदा होगी। इसके अलावा 35 जो मसाजिद हैं उनको इंतहाई हसास करार देते हुए वहाँ पर जो इलीट फोर्स के कमांडोज हैं वो तैनात होंगे। इसके अलावा 15 खुले मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी, वहाँ पर भी कमांडोज तैनात किए जाएंगे। और अगर चांद रात की बात की जाए तो आज के लिए भी सिक्योरिटी का एक प्लान तश्कील दिया गया है। इस्लामाबाद के 5 जो इंतहाई अहम तजारती मराकज़ हैं, जिनमें सुपर जिनात सुपर है, जिनाइन मरकज़ है, FN मरकज़ है, इन पर जो है वो पुलिस के कमांडोज तैनात होंगे, और रात देर तक ये पुलिस कमांडोज जो है वो ठीक है, यानी कमांडोज के जरिए से सिक्योरिटी सिचुएशन को ज्यादा अलर्ट कर दिया गया। शुक्रिया आपका चौधरी सगीर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इमरान बुखारी पेशावर से, उनसे भी बात करते हैं। इमरान, क्या पेशावर के शहरी जो कि पहले ही बहुत ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात देख चुके हैं, बेखौफ होकर कल नमाज ईद के लिए या परसों जब भी ईद का चांद नजर आता है उस हवाले से बेखौफ होकर जा सकते हैं नमाज ईद के लिए, और सारा दिन भी इसी तरह बेखौफी में गुजार सकते हैं? समीना, इस हवाले से जो इतलात मिल रही हैं, जो पुलिस हुकाम से जो बात हुई है, तो बेखौफ होना तो मुश्किल है, क्योंकि पेशावर में सिक्योरिटी वाक़यात होते रहे हैं, और इस बार भी इम्कान जाहिर किए जाए कि दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटेंगे। ताहम उनसे निपटने के लिए पुलिस ने जो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं वो काफी हद तक बेहतर है। 3 सिक्योरिटी लेयर कायम की गई हैं, जो फाटक के साथ जो मुल्हिका इलाके हैं और जिला नौशहरा के साथ जो रास्ते वहाँ पर दाखिली जो दीगर दाखिली खारजी रास्ते वहाँ पर चौकीजात नहीं कायम की गई हैं स्पेशल ईद के लिए, और साथ जो पुरानी चौकियाँ हैं उन पर नफरी तैनात कर दी गई। फिर उसके बाद शहर और कैंट के दाखिली खारजी रास्तों के गिर्द एक और सिक्योरिटी लेयर कायम की गई है, और रेड जोन के गिर्द एक अलग जो खवातीन के बाजार हैं वहाँ पर
पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है, खुफिया कैमरे लगा दिए गए हैं, अहम इमारतों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो थ्रेट्स भी हैं इमरान, कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया है, कुछ खास स्पॉट्स हो, हॉट स्पॉट्स। जी, इस हवाले से जो जराये का ये कहना है कि थ्रेट्स हैं पेशावर को, क्योंकि बिल्कुल साथ ही कबायली इलाका है और इससे कबल यहाँ पर हमले हो चुके हैं और गुज़िश्ता दिनों ही रिया खान जेल का एक बड़ा वाक़या पेश आया था। उस वजह से थ्रेट्स भी हैं और उन थ्रेट्स से निपटने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं, ताहम जो मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी। ठीक है, यानी थ्रेट्स तो हैं लेकिन कुछ अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये त्यौहार जो है खुशियों का त्यौहार, अल्लाह करे कि खुशियां ही इसमें मिले। शुक्रिया आपको। इमरान बुखारी, साद बुखारी से बात करते हैं कराची से। साद, आप बताइए कि कराची में भी अभी देखा हमने पैदर पे वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, यहाँ पर भी हुकूमत जागी है, कोई खास अरेंजमेंट्स दिखाई दे रहे हैं सिक्योरिटी के? खास अरेंजमेंट्स अगर देखा है हसास मकामात पर, जैसे हर दफा की तरह ही CM हाउस, यहाँ की सिक्योरिटी में इजाफा हुआ है और सिर्फ अहकाम जारी किए गए हैं IG सिंध की जानिब से कि तमाम अड्डों और स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, तमाम शहर के दाखिली रास्तों पर बढ़ाई जाए, लेकिन हमने देखा है कि कोई खातिर ख्वाह इजाफा नजर नहीं आया। अलबत्ता अभी सुबह रेंजर्स की जानिब से कैंट स्टेशन पर ट्रेनों की बाकायदा सुरागरदा कुत्तों की मदद से तलाशी भी की गई और ये कहा गया कि अब ये तलाशी का अमल रेगुलर बेसिस पे जारी रहेगा, क्योंकि 6 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची आई है सिर्फ शालीमार एक्सप्रेस को, वरना उसको उड़ाने की धमकी दे दी गई है। उसके बाद यानी ज्यादा उसमें दिखाई दे रही है सिक्योरिटी अरेंजमेंट। शुक्रिया आपका साद बुखारी। साहब, मैं आपका भी कमेंट लूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी क्लासर साहब को मैं पहले इसमें इन्वॉल्व करूं। क्लासर साहब, जैसे कि इस्लामाबाद के सिक्योरिटी के हवाले से चौधरी सगीर ने भी हमें डिटेल बताई है, आप भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपको लग रहा है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं वो तसल्ली बख्श हैं? अगर इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का मतलब लोगों को जलील करना है तो बहुत ये ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स हैं। पिछले 4 दिन से यहाँ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें, किसी के पास कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है। एक उन्होंने टार्च अपने हाथ में ली हुई है, सिपाही ने जो खड़ा हुआ है, वो मर्जी से कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी फ़ोन पे बात करता है, फिर किसी गाड़ी को कहता है अब आप चले जाएं, अंदर झांक झूंक के देख लेगा। आप मुझे ये बताएं, दुनिया भर में तकरीबन हमारे देखने वाले भी रहते हैं और मेरा ख्याल पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जाते हैं, आप लोग भी आते जाते हैं, आपने कभी किसी वहाँ पे सिपाही को कोई गन के साथ खड़े हुए देखे कहीं पे? यहाँ पे अब गन खड़ी कर देने से काम नहीं होगा। सिक्योरिटी इस तरह नहीं की जाती कि विजिबल कर दें, एक फायर होगा, मेरा ख्याल सारे भाग जाएंगे। आपके सिक्योरिटी प्लान जितने भी इन्होंने बनाए अब तक तो किसी ने वर्क नहीं किया। लंबी लंबी, आप ये इस्लामाबाद इस वक्त सबसे ज़्यादा ये ट्रैफिक जैम का शिकार है, लोग सबसे ज़्यादा अजियत का शिकार हैं। इनके पास ये पिछले 10 साल से एक जनरल मुशर्रफ के दौर से प्रपोजल चल रही है, मेरे पास उसके पेपर्स पड़े हैं, 10 दफ़ा रिपोर्ट हुए, मेरा ख्याल और लोगों ने भी रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे कैमरे लगाए जाएं। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप हर जगह अपना सिपाही खड़ा कर दें, आप पूरे शहर को वैर कर लें, आप उस पर कैमरे लगा दें। एक आप अपना यहाँ पे सेंट्रल एक ये कंट्रोल रूम बना दें, वहाँ पे एक अच्छी आपके लोग बैठे पूरे शहर को। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आपसे, मेरा एक देखे ना, आप ये थोड़ी सी ज्यादती कर देते हैं हमारे ऊपर। अभी कैमरे हम दरामद करेंगे तो फिर आप रिपोर्ट लेके आ जाते हैं कि दौड़ लगी है, कौन कौन किससे ठेका किससे मिला। क्या हम कहीं से सुई भी मंगवाए में उसमें भी पैसे खाएंगे? मतलब हमने ये तय कर लिया कि हर चीज में आके हमने पैसा खाना है, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी हमने पैसे खाना। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, सेफ सिटी था, पिशावर का भी था, आपने दोनों शहरों से भी ये चौधरी सगीर को भी लिया है और वहां से भी लिया, बुखारी साहब को भी लिया है। इनका सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, 140 मिलियन 145 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट बनवाया। ये रहमान मलिक साहब ने गिलानी साहब के पास अप्रूवल लेके गए और पता ये चला कि 25 मिलियन डॉलर का कमीशन खाया जा रहा है जनाब, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने। ये सवाल तो वही हुआ ना जो पहले भी हमने कहा था कि या सिक्योरिटी कर लें या पैसे बना लें। इन्होंने पैसे बनाने ये तय कर लिया है, ये तय कर लिया है कि पैसे बनाने। जब इनके हमारा सिपाही ये देखता है कि हुकूमत जो है वो हर प्रोजेक्ट में पैसे खाना चाहती है, ब्यूरोक्रेसी हर माल में अपना हिस्सा लेना चाहती है, हर जगह पे मसला एक ही आ जाता है। क्लासर साहब, हम जहां पे भी चले जाएं मामला बार बार यही आ जाता है कि करप्शन और पिशावर में भी। ब्रेक पर जाना है, हमें बड़ी देर से प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि हमें ब्रेक पर जाना है। बशीर बिलौर को मरवा लिया, एएनपी ने बशीर बिलौर को मरवा लिया, उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे अमल नहीं करवाया कि नई टेक्नोलॉजिकल तरीकों से दहशतगर्दी को वो किया जाए। ये सारा फसाड है कि गन देकर खड़ा कर दिया है, उनको टार्च दे दिया कि आप देखें बंदे ढूंढने जी कौन दहशतगर्द है इनमें से। अच्छा क्लासर साहब साथ रहिए, अभी आपकी अहम स्टोरीज में उनकी जाने पे आएंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद कुछ दीगर स्टोरीज पर बात करेंगे। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। तैयब से हमारे साथ तैयब साहब मौजूद है अमेरिका से, उनसे बात करते हैं। जी तैयब साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तरफ से सब लोगों को, देखने वाले सुनने वालों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं डेली तकरीबन आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। शुक्रिया। आपके जो होते हैं तबसरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडियन जो है ना, ये सिंसियर अगर हो जाए तो दोनों मुल्कों के लिए ना बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका तैयब साहब, आपने अपनी राय का इजहार किया। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्लास साहब, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपके जाने पाऊंगी। आप आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी का जिक्र कर रहे थे, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, जो स्कैंडल जिसका उस दिन इंकशाफ भी किया गया था और काजी साहब ने ये स्टोरी के बारे में आगाह भी किया था। उसमें आप बता रहे थे कि कोई डेवलपमेंट हुई है खास। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आज ये मुश्ताक घुमन है, बड़े अच्छे इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं, तो बिजनेस रिकॉर्डर के रिपोर्टर हैं। उनका आज एक लीड स्टोरी है उनके पेपर में, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि 25 बोगस कंपनी को इन्होंने 90 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गई थी, जो इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने हुई है। मेरा ख्याल है घुमन साहब के पास शायद कहीं से घुमन साहब हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं। क्लास साहब, घुमन साहब मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा फॉलो अप है, बड़ी अच्छी स्टोरी उन्होंने फाइल किया आज उस पर कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में फ्रॉड हुआ कैसे है। तो घुमन साहब आप हैं हमारे साथ लाइन पे? जी मैं लाइन पे हूँ जी। घुमन साहब, आज आपकी स्टोरी है, आपने एक अच्छा फॉलो अप ये फाइल किया। मेरा ख्याल है कहीं से इंक्वायरी रिपोर्ट आपके हाथ चढ़ गई है, तो जिसमें आपने ये डिटेल्स दी हैं कि 25 कंपनीज थी जिनको बोगस ये कंपनीज थी, और कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 90 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गई थी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में। कुछ जरा हमें इसकी डिटेल बताएंगे कि ये बोगस कंपनीज कौन थी और किसने ये अदायगियाँ की हैं, और ये किस किस की कंपनीज थी? ये असल में जब ये स्कैंडल शुरू हुआ था, बुनियादी तौर पे मखदूम अमीन साहब वो सिर्फ मिनिस्टर थे। ये सारा उसी वक्त प्लान किया गया था और उसी वक्त की सारी कंपनीज, ये सारे केसेस तैयार कर लिए गए थे। मगर और उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी को उसके मुख्तलिफ स्कीमों में पैसे मिलने थे, वो कोई 4 बिलियन टोटल अमाउंट थी, फिर 1 बिलियन उनको बाकी रह गया था। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली जब उनकी हुकूमत का टेन्योर ही खत्म हो गया 16 को, ये पैसे 25 को रिलीज हुए। तो ये चूंकि प्लान तो पहले ही तैयार था, मीनवाइल उनके बंदे जो उन्होंने पहले ही बिठाए हुए थे TDAP में, तो उन्होंने बस आप अंदाजा करें कि इन कंपनीज को 50 करोड़ रुपए जो जाली कंपनी थी वो एक दिन में दिए गए। यानी ये पहले सब तैयार था, नीचे से एक बंदे ने रिकमेंड किया, जो डायरेक्टर जनरल ट्रेड फैसिलिटेशन थे पोता साहब, उन्होंने, और उसके बाद अब्दुल कबीर काजी साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी थे कॉमर्स मिनिस्ट्री में, उन्हीं को ये एडिशनल चार्ज दिया गया था ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का सेक्रेटरी का, और उन्होंने आगे उसको जो था तो आगे उन्होंने सी को भिजवा दिया, सी ने आगे उसको साइन कर दिए। और एक घुमन साहब, अच्छा घुमन साहब, आपको क्या लगता है, ये घुमन साहब आपको क्या लगता है कि इसमें आपने कहा अमीन फ़हीम साहब के दौर में काम शुरू हुआ, अमीन फ़हीम साहब का भी इसमें कोई किरदार था इन कंपनीज को ये पेमेंट्स कराने में, या जैसे आप कह रहे हैं कि ये तो हुकूमत जाने के बाद ये 25 ये उसको की गई है, मार्च को की गई है पेमेंट्स की गई हैं, ये जब हुकूमत चली गई थी 16 को? ये बात सही है, लेकिन बेसिकली जो तमाम मोहरे थे उन्हीं के दौर में फिट हुए थे। अब्दुल करीम दाऊद पोता, काजी अब्दुल कदीर काजी जो थे, ये कभी ऐसा खुलासा हुआ नहीं है कि एक अफसर जो है वो इस्लामाबाद में बैठता है और उसको एडिशनल चार्ज कराची का दिया गया हो, और सिर्फ इसलिए दिया गया था क्योंकि वो उनका सारा अपना नेटवर्क था, तो वो उन्होंने ये सारे तैयार किए हुए थे, और उन्होंने कोशिश भी की। अच्छा मुश्ताक, आपकी खबर में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैंने पढ़ी है पूरी, और बड़ी अच्छी खबर है, उसमें आपने लिखा है कुछ ड्राइवर हैं, कासिद हैं, उन पे भी केसेस बनाए गए हैं। ड्राइवर कासिद का इसमें क्या रोल बनता है, वो कैसे इस ये पूरे स्कैंडल में, ये 1.5 अरब रुपए के स्कैंडल में वो शामिल हो गए? उसमें असल में ये कि वो चेक राइटर्स हैं, चेक राइटर जो चेक लिखने वाले थे, ज़ाहिर चेक तो एक दिन में बने थे, सारे साइन हुए, फिर आगे मतलब पूरा चेन होता है ना। चेक राइटर से मुराद है आपकी, मैं सारी घुमान आपको काट रहा हूँ, आपकी चेक राइटर से मुराद है ड्राइवर और ये कासिद जो है वो चेक लिख रहे थे उनके साथ बैठ के? ये थोड़ा सा जरा हमें समझाएंगे, मैं जरा इस पे कोई थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं खुद। उसमें ये था कि टेलीफोन ऑपरेटर फर्ज करें, तो टेलीफोन ऑपरेटर का था वही चेक भी लिख रहा था, अगर ड्राइवर था तो वो भी उनको फैसिलिटेट करना। पूरा एक असल में पूरा ये गैंग था, कुछ तो पहले पकड़े हुए, पहले में अंदर ऑलरेडी इनके जो पहले घुमान लास्टली
ये वो गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात तो नहीं है कि टेलीफोन ऑपरेटर भी उठा लो, कासिद भी उठा लो, ड्राइवर भी उठा लो। ये पहले भी एक स्कैंडल में हुआ था तवाना पाकिस्तान में, बेचारे जुबैदा जलाल साहबा तो फ्री फिर रही हैं और उनके ड्राइवर, उनके कासिद और उनके माली वगैरह को 5-5 साल नैब ने जेल करवा दिए। कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं है कि FIA ने कहा कि इनको भी उठा दो, इनको भी फंसा दो, छोटे लोग हैं, इनसे पैसे भी खाएंगे और इनसे माल भी बनाएंगे। उसमें एक चीज बाकी लोगों जो सी थे उनको तो कहा गया था कि फौरी तौर पे इसको जो है सैक कर दिया जाए और इसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाए और दूसरे लोगों के खिलाफ भी। मगर जो DMG ग्रुप के अब्दुल कबीर काजी हैं उनके खिलाफ ये नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि लेट दी FIA डिसाइड। तो मतलब वो बड़े आदमी है ना, इसलिए अब बड़े आदमी के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। ये घुमाना, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपसे इस पे फॉलो अप आपसे लेते रहेंगे। वो बात आखिर पे ये काजी साहब, समीना बड़ी अच्छी कह गई कि जो DMG के ये बड़े साहब हैं, कबीर काजी साहब जो हैं, उनको नहीं छेड़ा गया। वो FIA को कहा गया कि आप देख लें करना है नहीं करना, लेकिन ड्राइवर, टेलीफोन ऑपरेटर, कासिद को फाड़ लिया गया है। ये है पाकिस्तान का ये अदल इंसाफ और हमारा तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो आपने इस हवाले से बात की ना कि मुकदमा किन अफराद पर दर्ज किया गया और किन को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। काजी साहब के पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है MNA के खिलाफ। सिंगल कॉलम खबर है, आज मैं देख रहा था तो आज वैसे भी खबरों का कुछ काल सही लग रहा था, मगर ये भी बड़ी दिलचस्प है। जावेद लतीफ़ साहब हैं, MNA हैं, और इस पे SNGPL जो है उसके स्टाफ ने ट्यूसडे को, ये पहले खबर आ चुकी है कि उन्होंने डिटेक्ट की थी थेफ्ट, उनका जो गैस स्टेशन है उस पर, लेकिन वह उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने ये खबर इसलिए उठाई कि ये तो वैसे कोई हैरान कुन खबर तो नहीं है वतन अजीज़ में इस तरह की, लेकिन बात यह है कि टके टके के लिए हम ख्वार होते हैं जब ये पैसे ले रहे हैं हम जो IMF और वर्ल्ड बैंक से, और आंखों में आंखें डाल के तरला मिन्नत करते हैं पैसे वगैरह में दे जाएं। तो ये जो इशू है, और फिर मैं जो कल इसको मैंने क्यों उठाया खबर को, अभी मैं कल एक डिस्कशन देख रहा था टीवी पे, एक जो साहब पीपल्स पार्टी के बड़े हमारे दोस्त भी हैं, अब क्या नाम लेना, वो बड़ा जाती ऑफेंस समझ रहे थे। लोग कहते ये जमहूरियत में हमारे साथ क्या हो रहा है, तो इस तरह लगता था जैसे, तो ये क्या जमहूरियत सोर्स है, एक पासपोर्ट है, एक वीजा है टू जो करप्शन करना इम्प्यूनिटी के साथ, ये क्या है, ये हम हमारे आगे क्या बेचते रहते हैं। और ये जो इसी के साथ जुड़ी दूसरी खबर भी मैं साथ ही जोड़ देता हूं क्लासा साहब कि क्या ये हुकूमत बताएगी हमें। ये साहब मैं कल परसों टीवी पे देख रहा था और माशाल्लाह बड़ी ये जो वो हैं वो कलाबे मिला रहे थे और बड़ा लग रहा था कि बड़े इंटेग्रिटी है इनकी, मगर इस खबर को तो जरा क्लैरिफाई करें और गवर्नमेंट हमें बताए। और दूसरी खबर ये जो एक अच्छी बात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पाकिस्तान स्टील मिल में बड़ी करप्शन हुई थी, इससे पहले से प्राइवेटाइज करने की एक अजीब सी कोशिश की गई और उसके बाद अब ये हुआ। अब ये कहते हैं जी हम दोबारा से तफ्तीश कर रहे हैं, 10 अरब रुपया और देंगे उसको, और ये वो क्या जो केसेस चल रहे हैं। हमने यहां स्टोरी की थी कि वहां अदालतें ही नहीं वो बनने दी गई एंटी करप्शन की, उनके जज तैनात ही नहीं होने दिए पिछली गवर्नमेंट ने। ये भी कोई पता नहीं जमहूरियत जो है वो इस बात से नाराज नहीं होते, तो कहते हैं जमहूरियत पता नहीं क्या चीज है, कोई ऐसा बड़ी अच्छी चीज है, उसको राइज तो करें। जमहूरियत का मतलब है कि जमहूर को उसके हक दें और जमहूर के नाम पे जो जमहूर के हक पे डाका मार रहा है उसको पकड़ लें। तो ये क्या ये जो गवर्नमेंट है क्या ये केस इस और फिर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक और भी बात हमारे जहन में आती है कि पहले ये साबित कर दो कि ये बिल्कुल फारिग और जीरो हो चुके हैं और फिर औने पौने पे बेच दो। तो साथ में इतनी बात ऐड कर दूं, फिर आपका कमेंट लेता हूं, इतना आसान इवेंट नहीं होगा जिस तरह से हम 30 सितंबर को कह रहे हैं ना हम इसको बेचेंगे। जिस तरह की मैशत है वहां पे जो ट्रेड यूनियन, जो मुझे खबरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं हम रजिस्ट भी करेंगे। तो आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी पीसफुल इवेंट इफ एट ऑल इट हैपेंस। अच्छा क्लासा साहब, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर चाहूंगी, वक्त बिल्कुल हमारे पास कम है। मैं चाह रही थी कि जो आपने न्यूक्लियर मुआहदे का जिक्र किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान उसकी कोई इनसाइड स्टोरी थी, वो अगर आप उसमें डिस्कस कर सकें। जॉन कैरी पाकिस्तान ऐसे पिछले हफ्ते मौजूद थे, उनसे पाकिस्तान ने एक दफा फिर ये मुतालबा किया कि जो भारत के साथ आपने सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा किया है हमारे साथ भी किया जाए। तो जॉन कैरी ने एक दफा फिर पाकिस्तान को इनकार किया कि आपके साथ हम नहीं कर सकते। जब मैंने बात की कुछ अपने सोर्सेज से, डिप्लोमेटिक सोर्सेज से, कुछ ऑफिशियल्स हैं कि अमेरिका क्यों नहीं ये हमारे साथ इस तरह की डील करता, भारत के साथ करता है वो, तो उन्होंने कहा ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस की कहानी है। अमेरिका ने माजी में जो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी है और बहुत सारी अहम टेक्नोलॉजीज उन्होंने ट्रांसफर भी की हैं, तो पाकिस्तान ने अपने पास रखने की बजाय हम तो मार्केट खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं कि दुनिया भर में जिसको जो जहां पे चाहिए हम दे देते हैं। उन्होंने 3-4 मुझे मिसालें दी जिस वजह से अमेरिकन हमारे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हमने इनको पाकिस्तान को स्टिंगर मिसाइल दिए थे 80s में कि आप अफगानिस्तान में जो रशियंस ये फाइटर थे आप उनके खिलाफ
खिलाफ लड़े, उनके जो जेट फाइटर से, और उसी 19 स्टिंगर मिसाइल की वजह से अफगान जंग का पासा पलटा था। उन्होंने कहा जब पता चला कि काउंटिंग शुरू हुई तो ईरान को बेच दिए थे पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान के कुछ ग्रुप से उन्होंने बेचे। ऐसे वो कहते हैं हमने F-16 पाकिस्तान को दिया, पता ये चला पाकिस्तान उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसका पूरा मैकेनिज्म सिस्टम जो चाइना को दे दिया, उन्होंने JF थंडर बना के वो अमेरिकन से भी आगे निकल गए हैं। वो आप कहते हैं अगर अब आप अच्छा सेम वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अपने टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो वो इल्ज़ाम लगे डॉक्टर कदीर खान साहब ने, उन्हें परचून की दुकान खोल ली थी और दुनिया जहाँ में जिसको भी कुछ टूल चाहिए था उन्होंने आके बेचा। वो कहते हैं कि अमेरिकन पे हम दबाव डालते हैं कि आप हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी दें, आप हमें सिविल ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के बिजली के एनर्जी के मसाइल हल कर सकती है। वो कहते हैं अमेरिकन कहते हैं जनाब जो माजी के तजर्बे हैं वो ये फरमाते हैं कि अगर हमने ड्रोन दिया आपको, हमने सिविल आपको ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, आप फिर यहाँ पे मंडी खोल लेंगे और दुनिया भर में अपने गाहक इसलिए हमला नहीं किया कि उसके पास एटमी हथियार थे। इराक पर इसलिए ये दुनिया जो पहला और आखिरी बम ड्रॉप किया इन्होंने किया, तो मेरे ख्याल में लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेना चाहते हैं। मुल्क अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड में, जहां सिर्फ अमेरिका ही हमला कर सकता है। हो गया। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।